एक दूल्हा बड़ा ही खुश होकर शादी करने के लिए जाता है। बाराती थे, बाराती भी अच्छी तरह से सजे हुए थे और सभी लोग बड़े ही खुश प्रतीत हो रहे थे। वहाँ से वो बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से वापस लौटते हैं तो उनके चेहरे को देखकर पता चल रहा था कि इनके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ था उस बारात और उस दूल्हे के साथ में, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरियाणा के गुड़गांव के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम है प्रवीण, जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली है और डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद अब उसके माता पिता उसकी शादी करना चाहते हैं। अच्छा खासा घर मकान बना हुआ है, थोड़ी सी ज़मीन भी है और कुछ ज़मीन उसके माता पिता ने उसको डॉक्टरी की पढ़ाई कराने के लिए बेच भी दी थी, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से उनका समय व्यतीत हो रहा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब माता पिता का वह इकलौता लड़का था और वो सोचने लगते कि हमारे बेटे की शादी ऐसी होगी जो किसी की भी नहीं हुई होगी। इसी बात को सोचकर वह अच्छे से अच्छी लड़की का रिश्ता अपने बेटे के लिए ढूंढने लगते हैं और इसके बाद धीरे धीरे उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम अंजलि होता है। अंजलि जो कि एक गाँव की रहने वाली थी और गाँव के बड़े इज्जतदार व्यक्ति थे जिनकी वो बेटी थी। अंजलि पढ़ी लिखी थी और साथ में वो बेहद ही खूबसूरत थी। जैसे ही प्रवीण अंजलि का फोटो देखता है तो झट से हामी भर लेता है शादी के लिए, और इधर जो अंजलि होती है उसके परिवार वाले भी इस शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों परिवारों में बैठकर आपस में बातें हो जाती हैं और बातों के समय कुछ बातें ऐसी तय की जाती हैं जो बिल्कुल जायज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी आज के टाइम में बहुत कुछ चल रहा है। दरअसल उन्होंने तय किया था कि शादी के दौरान इस लड़के को 11 लाख रुपए कैश देने हैं और साथ में एक कार देनी होगी छोटी वाली। इस बात को तय कर लिया गया था और शादी की तैयारियां दोनों घरों में जोर शोर से होने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ शादी की डेट नज़दीक आने वाली थी और उसी दौरान जो डॉक्टर प्रवीण होता है उसे एक पुराना हॉस्पिटल मिल जाता है, जिस हॉस्पिटल को वो लीज पर लेकर उसके अंदर अपनी डॉक्टरी कर सकता था। इस बात को सोचकर वह उस हॉस्पिटल को लीज पर लेने का फैसला कर लेता है, लेकिन अब एक सबसे बड़ी समस्या थी कि इस हॉस्पिटल को लीज पर लेने से पहले उसे लगभग 51 लाख रुपए देने थे जो उसका पहला मालिक था, और उसके बाद ही वो हॉस्पिटल उसे लीज पर मिलता। अब यह बात प्रवीण डॉक्टर को परेशान कर देती है और वह सोचने लगता है कि अब पैसों का इंतजाम कहां से होगा। यह बात पूरे परिवार में भी पता चल गई थी और सभी लोग इन पैसों का इंतजाम करने के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं। प्रवीण का पिता पहले तो उससे कहता है कि बेटा बाद में कर लेंगे, पहले शादी कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। लेकिन तभी जो प्रवीण होता है वो कहने लगता है कि नहीं पिताजी, अगर यह हॉस्पिटल हाथ से निकल गया तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा हॉस्पिटल अपने हाथ लगेगा। यही सोचकर माता पिता अब इस बात के बारे में गहन सोच विचार करने लगते हैं। तभी जो प्रवीण के पिता होते हैं वह कहने लगते हैं कि बेटा अगर ऐसी बात है तो हम अपनी उस जमीन को बेच देते हैं जो जमीन हमारे पास बची हुई है, और जब तुम्हारा हॉस्पिटल अच्छी तरह से चल जाएगा तो उसके बाद हम और भी जमीन खरीद लेंगे। इस बात को सुनकर जो प्रवीण होता है वह उस जमीन को बेचने से मना कर देता है। कहता है कि नहीं पिताजी, हम जमीन को नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर हमने जमीन को बेचकर उसमें पैसा लगा दिया और बाद में वो पैसा रिकवर नहीं हो पाया तो हम जमीन कहां से लेंगे। यह कहकर वह जमीन को बेचने से मना कर देता है। तो उसका पिता पूछने लगता है कि बेटा फिर कैसे होगा, फिर हमें क्या करना चाहिए। तभी जो प्रवीण होता है वो कहता है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ इस बारे में। यही बात सोचकर प्रवीण इधर उधर परेशान घूमने लगता है और तभी एक दिन अचानक से वह अपने एक मित्र से, जिसे उसने शादी में बुलाया था और शादी से 4 दिन पहले वो उसके घर पर आ गया था, उससे इस बात के बारे में डिस्कस करता है। तो जो उसका मित्र होता है वो कहने लगता है कि भाई इतनी सी बात, तुम्हारी डिग्री है और डिग्री पर तुम्हें अच्छा खासा लोन मिल जाएगा, तो क्यों ना तुम लोन ले लो और उसके बाद उस हॉस्पिटल को लीज पर ले लेना। लेकिन तभी जो प्रवीण होता है वह लोन लेने से मना कर देता है। कहता है कि नहीं यार, मुझे लोन नहीं लेना, कब तक मैं इस लोन को भरता रहूंगा, अगर कल कला को हॉस्पिटल नहीं चला तो ये लोन मेरी डिग्री पर ऐसे ही पड़ा रहेगा और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। इसके बाद दोनों दोस्त बैठकर इस बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से जो उसका दूसरा दोस्त होता है उसके दिमाग में एक खुरापात आती है और वह प्रवीण को बता देता है। प्रवीण इस बात को सुनता है और एकदम से वह भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है। दोनों दोस्त बड़े ही खुश थे और इसके बाद ना तो वह अपने पिता को बताता है, ना ही घर में किसी और व्यक्ति को बताता है कि वह आगे क्या करने वाला है। धीरे
धीरे शादी का दिन नज़दीक आ जाता है और शादी के दिन जो परिवार वाले होते हैं वह अच्छी तरह से सज धज कर तैयार होते हैं। प्रवीण दूल्हा बनता है और दूल्हा बनकर घोड़ी पर चढ़ के बारात लेकर चल देता है। सभी लोग बड़े ही खुश थे और खुशियों के साथ नाचते कूदते लड़की के घर पर पहुंच जाते हैं। अंजलि के घर पर बारात आ गई थी और वहां पर भी जो लड़की वाले होते हैं वो उनके स्वागत के लिए आगे आते हैं और अच्छी तरह से जोरदार उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद सभी को अंदर ले जाया जाता है और वहां पर जाकर सभी काम आगे की तरफ चलने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे फेरों का समय आता है और फेरों पर जो प्रवीण होता है वो बैठ जाता है, उसी दौरान वह लड़की के पिता को अपने पास बुलाता है। लड़की का पिता जब देखता है कि उसे लड़का बुला रहा है तो वह भी उसके पास चला जाता है और उसको अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ ऐसा कह देता है जिसे सुनने के बाद लड़की का पिता जो अब तक बड़ा ही खुश था, लोगों का अच्छी तरह से स्वागत कर रहा था, वेलकम कर रहा था, उसका चेहरा उतर जाता है। यह बात वहां पर लड़की का भाई भी देख लेता है और ये बातें चारों तरफ घूम गई थी कि लड़के ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनने के बाद लड़की के पिता का चेहरा उतर गया है। अब लड़की का पिता बड़ा ही परेशान होता है और उसके बाद लड़के के पिता के पास जाकर उससे बात करने लगता है। जो बात प्रवीण ने उसे बताई थी उस बात को वह उसे बताता है और कहता है कि समधी जी अपने बेटे को समझाओ, ऐसा ना करे वरना ये बहुत ही गलत हो जाएगा। इसके बाद जो प्रवीण का पिता होता है वह उसके पास जाता है और पास जाकर उसे समझाने लगता है, लेकिन प्रवीण अपने पिता से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि जो मैंने कहा है वैसा ही होगा तो ठीक है, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगा। यह बात प्रवीण के पिता को भी परेशान कर देती है क्योंकि बेटे ने यह बात साफ साफ कह दी थी कि वो शादी नहीं करेगा। इसके बाद जो प्रवीण का पिता होता है उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है और गुस्से के कारण वह प्रवीण को धमकाने लगता है। अब जब वो प्रवीण को धमकाता है तो प्रवीण भी खड़ा होकर अपने पिता से साफ साफ बोल देता है कि जब तक ये लोग पैसे नहीं देंगे उससे पहले मैं लड़की से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यह बात जो अब तक कानों में चल रही थी वह अब खुल्लम खुल्ला सभी के सामने आ गई थी और लोग इस बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। यहाँ पर मामला था दहेज का। जो प्रवीण होता है वह लड़की के पिता से कुछ रकम मांग रहा था, जिस रकम से वह उस हॉस्पिटल को लीज पर लेगा। ना तो उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी और ना ही अपनी डिग्री पर कोई लोन लेना पड़ेगा। यही बात उसके दोस्त ने कही थी और इसी बात को उसने लड़की के पिता से कहा था। अब जब ये बात सभी के सामने आ गई थी तो चारों तरफ ये बात घूम जाती है और घूमते घूमते ये बात लड़की तक भी पहुंच जाती है। लड़की को इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है और वह खुद आकर इस मामले को सुलझाना चाहती है, लेकिन फिलहाल उसकी जो माँ होती है वह उसे रोक लेती है और कहती है कि नहीं बेटी, अभी तुम ऐसा मत करो, देखते हैं फिलहाल बात संभल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। लड़की का पिता जो बड़ा ही मजबूर था क्योंकि उसने अपनी बेटी के लिए इधर उधर से जितने भी पैसे हो सकते थे वो सारे पैसे इकट्ठे किए थे ताकि उसकी बेटी एक डॉक्टर साहब से शादी करके अपने जीवन को सुख से व्यतीत कर सके। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर साहब थे वह अब दहेज की रकम को बढ़ा रहे थे। बार बार जो लड़की का पिता होता है वह लड़के को समझाने की कोशिश करता है। इधर जो लड़के प्रवीण का पिता होता है वह भी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो रट लगाकर बैठा था कि जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे उससे पहले मैं इस लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। जब काफ़ी देर तक ये माहौल ऐसे होता रहता है तो उसी दौरान जो लड़की होती है अंजलि, वह अपने भाई को अपने पास बुलाती है। भाई उसके पास जाता है और वहां पर अंजलि उससे कुछ ऐसा कह देती है जिसे सुनने के बाद भाई अपने साथ अपने कुछ साथ के लड़कों को इकट्ठा करता है और सभी को एक एक डंडा देता है। डंडा देने के बाद पूरी के पूरी जो भी बारात वहां पर गई थी सभी को वो लोग एक बड़े से हॉल में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि देखो अब तुम्हारा जो दूल्हा है वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम लोगों को यहाँ से जाना है तो हमारी शादी में अब तक जितना भी खर्चा आया था वो सारा के सारा खर्चा भर दो और उसके बाद ही हम तुम लोगों को यहाँ से जाने देंगे। लड़के का पिता बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने जो लड़की का भाई था दूल्हे को और दूल्हे के दोस्तों को और साथ में सारे बारातियों को एक कमरे में बंद कर दिया था। अब यह मामला जब गांव के अंदर फैलता है तो और भी लोग इस बात को सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि प्रवीण ने दहेज मांगा था और दहेज मांगना कहीं भी सही नहीं है। जो बातें पहले तय हुई थी उतने पैसे वो लोग दे चुके थे, लेकिन फिर भी और भी ज़्यादा पैसे मांग रहा था और वो बिल्कुल भी सही नहीं था। गाँव के कुछ बड़े बुजुर्ग भी आते हैं तो वो लोग उनसे कहते हैं कि ठीक है भाई, तुमने जो किया है वो बिल्कुल
सही किया है और ये फैसला काबिले तारीफ है। अगर ऐसे लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा तो उससे पहले ये लोग बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे। अंजलि के भाई का मनोबल बढ़ाया जाता है और उसके बाद ये बातें अब कानून में भी जाने वाली थी, लेकिन तभी जो प्रवीण का पिता होता है वो हाथ जोड़ लेता है और हाथ जोड़कर कहता है कि देखिए, मेरे बेटे ने जो गलती की है उसकी वजह से इन सभी बारातियों को आप क्यों परेशान कर रहे हो। आप ये बताओ कि आपका कितना खर्चा हुआ है, उतना खर्चा मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कराकर आपको दे दूंगा, लेकिन हमारी बारात को वापस जाने दो। अब तक जो प्रवीण था वह भी मामले की गहराई को समझ चुका था और उसके बाद वह बाहर निकलकर शादी करने के लिए बोलने लगता है। लेकिन तभी जो लड़की अंजलि होती है, जिसका अब तक श्रृंगार हुआ पड़ा था और उसकी शादी एक तरह से टूट ही गई थी, वह बाहर आती है और बाहर आकर अपने पिता से उस लड़के से शादी करने से साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि पिताजी, जीवन भर मैं आपके यहाँ पर कवारी बैठी रहूंगी, लेकिन ऐसे दहेज के लोभी से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। जिसका पिता उसे समझा समझा कर थक गया और जब भी वो इस बात को नहीं मान रहा है तो ऐसे लड़के का क्या भरोसा, इन फ्यूचर ये मुझे परेशान नहीं करेगा। यह बात सुनकर प्रवीण के पूरी तरह से होश उड़ गए थे कि जो उसकी पत्नी बनी भी नहीं है वह उसके बारे में किस तरह की विचारधारा रखा करती है। लेकिन जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ प्रवीण ने किया था और इस बात को कोई नकार नहीं सकता था। लड़की अपने पिता से साफ साफ बोल देती है कि पिताजी, अगर ये कह रहे हैं कि बारात के साथ कुछ ऐसा वैसा मत करो तो इनसे कह दो कि जितना भी खर्चा हमारा अब तक आया है उस सारे खर्चे को दे देंगे और यहाँ से अपनी बारात को वापस ले जाएंगे। जब बेटी की इन बातों को सुनता है लड़की का पिता तो उसके अंदर भी हौसला आ जाता है और वह भी ठोक कर अपने पूरे खर्चे को बताता है। दरअसल उस शादी में अंजलि के पिता ने 71 लाख रुपए खर्च किए थे, क्योंकि एक डॉक्टर साहब से शादी होने वाली थी तो अच्छी सी दावत थी, गाड़ी भी उन्होंने खरीद रखी थी और कुछ पैसे पहले कैश भी दे दिए थे। यहाँ पर बारातियों के लिए अच्छा खासा इंतजाम किया गया था और मैरिज हॉल का भी खर्चा काफ़ी ज़्यादा था। तो इसी वजह से उस शादी के अंदर 71 लाख रुपए खर्च आए थे और इन पैसों को हक से वो प्रवीण के पिता से मांगने लगता है। अब जब प्रवीण का पिता इस रकम को सुनता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि लड़के का बाप भले ही था लेकिन उसने भी थोड़ा बहुत खर्च किया था। जो कुछ भी उसके पास जमा पैसे थे वो सारे पैसे अपने बेटे की शादी में वो खर्च कर चुका था। अब इसके बाद जो लड़के का पिता होता है उसके पास पैसे तो नहीं थे, तभी वह लड़की के पिता के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि देखिए साहब, आपके पैसे मैं लौटा दूंगा, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। मेरे बेटे को न जाने कौन सा भूत सवार हो गया था और इसके बाद ऐसा इसने कह दिया। अगर आप चाहो तो लड़की से शादी करा दो, अगर आप शादी नहीं चाहते हो तो कुछ दिनों में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन वहीं पर जो अंजलि लड़की होती है वो साफ साफ उनसे बोल देती है कि नहीं अंकल, ऐसा नहीं होगा, आपने अभी के अभी हमारे पैसे देने होंगे और उसके बाद ये बारात वापस जाएगी। अगर आप लोग कुछ और प्लान कर रहे हो तो मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ, पुलिस आ जाएगी, फिर अच्छा रहेगा, ये मामला सभी लोगों के बीच में आ जाएगा। इस बात को सुनकर लड़के का पिता और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद वह इधर उधर फ़ोन घुमाने लगता है। लेकिन 71 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है, इतनी रकम शायद ही किसी के पास होगी। अब तभी वहाँ पर वह इधर उधर पूछ ही रहा था तो बारातियों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसके अभी अभी कुछ जमीन का सौदा हुआ था और उसके अकाउंट में इतने रुपए पड़े हुए थे, वह खड़ा होता है और प्रवीण के पिता से कहने लगता है कि देखो भाई, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन गारंटी क्या होगी कि तुम इन पैसों को मुझे लौटा दोगे। इसके बाद जो प्रवीण का पिता होता है वो कहने लगता है कि गारंटी आपको जो भी चाहिए वो मैं दे दूंगा, बताइए आपको गारंटी में क्या चाहिए। तो वो कहने लगता है कि आपके पास क्या क्या है। तो वो कहने लगता है कि मेरे पास एक घर है गुड़गांव में और कुछ ज़मीन भी है। तो वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो उसके लिए तुम्हें अपनी घर और ज़मीन दोनों के दोनों मुझे गिरवी रखने होंगे, और जब तुम उन पैसों को दे दोगे और उसके बाद तुम अपने घर और ज़मीन पर आराम से रह सकते हो। ये बात सुनकर जो प्रवीण का पिता होता है वह पूरी तरह से मजबूर था और मजबूरी के कारण वह इस बात के लिए एग्री हो जाता है। प्रवीण बार बार अपने उस दोस्त की तरफ देख रहा था जिसने उसे अटकल बताई थी कि शादी के समय में ऐसा कहना और वो लोग कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर देंगे। लेकिन वो दोस्त भी अपना चेहरा छुपाकर उन्हीं बारातियों के बीच में बैठा हुआ था जिनको जमीन पर ऐसे ही बिठा रखा था। इसके बाद जो प्रवीण का पिता होता है वहां से उस व्यक्ति के साथ जाता है और तहसील में जाकर अपनी जमीन और अपने घर को उस व्यक्ति को गिरवी लिखवा देता है। और इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है 71 लाख रुपए लड़की वालों को दे देता है। लड़की वालों ने वहां से उस बारात को छोड़ दिया था और इसके बाद प्रवीण और उसकी पूरी बारात मायूस होकर वापस घर लौट जाती
जाती है और देखते ही उनको लग रहा था कि इन लोगों के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। जब बारात वापस लौट गई थी तो उसी समय जो लड़की का पिता होता है उसका हौसला एकदम से टूट जाता है और उसके चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई देने लगती है। इस बात को गांव के कुछ लोग देख लेते हैं और देखने के बाद उसका हौसला अफजाई करते हैं, कहते हैं कि तूने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है, तो तुझे उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो लड़की का पिता होता है वह गांव में बोलने चालने वाला व्यक्ति था, तो इसी वजह से वह कहता है कि उस बात की चिंता नहीं है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसके बाद मेरी बदनामी बहुत ज्यादा हो गई है। मेरी चौखट से बारात वापस लौट गई और मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, अब इससे शादी कौन करेगा। तभी रिश्तेदारी में आया हुआ एक व्यक्ति उसे एक सुझाव देता है, एक लड़के का। जो लड़का वैसे तो काफी अच्छा था, उसके पास जमीन जायदाद भी आया करती थी, लेकिन उसके घर में उसके माता पिता नहीं थे, तो इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद जब लड़की के पिता को उस लड़के के बारे में पता चलता है तो वह उसका फोटो वगैरह देखता है और फोटो देखकर उसे एकदम से सिलेक्ट कर लेता है। लड़की अंजलि को वो फोटो दिखाया जाता है तो लड़की को भी लड़का पसंद होता है। इसके बाद वहां से लड़की वालों के वहां से दो व्यक्ति जाते हैं और जाने के बाद उस लड़के को उस गांव के अंदर ढूंढने लगते हैं जहां का वो लड़का बताया गया था। ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चलता है कि वह लड़का खेतों पर खेती कर रहा है, अपनी फसल में पानी दे रहा है और वहां पर उसने मैले कुचले कपड़े पहन रखे हैं। जैसे वो लोग वहां पर खेतों में जाते हैं तो वह लड़का काम करता हुआ मिलता है और जो व्यक्ति उसे जाना करता था वह उन लोगों के साथ आया था। उसे देखते ही वो कहने लगता है कि बाबा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि बेटा तू ऐसा कर, इस काम को बंद कर और चल अभी के अभी हमारे साथ। वो कहता है कि आपको काम क्या है, तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें काम बाद में बताऊंगा, फिलहाल तुम्हें मेरे साथ चलना है। इसके बाद उस खेतों पर काम करने वाले उस लड़के को वो लोग अपने साथ बिठा कर ले आते हैं और यहाँ पर आकर दूल्हे वाली जगह पर बिठा देते हैं। दूल्हा बैठ गया था और बैठने के बाद उसे पता चलता है कि शायद उसकी शादी होने वाली है। वो कहता है कि मैंने तो किसी को बताया भी नहीं है, मेरे कोई दोस्त भी नहीं आए हैं। तो वो कहने लगते हैं कि बेटा मुहूर्त निकला जा रहा है और तू जल्दी से शादी कर ले, कम से कम तेरा घर तो बस जाएगा। इसके बाद उस लड़के से उस लड़की अंजलि की शादी करा दी जाती है और वो लड़का बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल भी पैसों का लोभी नहीं था। ज़्यादा पैसे तो उसके पास नहीं थे, लेकिन इतनी ज़मीन जायदाद थी कि वह अंजलि को हमेशा खुश रखता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होने देता है। इधर जो दूल्हा होता है जिसका नाम डॉक्टर प्रवीण होता है, उसका किसी भी अच्छे घर से रिश्ता नहीं आता है और अंत के दर्जे उसे एक बेकार रिश्ता ही करना पड़ता है। जो लड़की उसे बार बार लड़ाई किया करती और उसको बार बार धुतकारा करती, उसके बारे में चारों तरफ ये खबर फैल गई थी कि इसने दहेज मांगा और दहेज मांगने की वजह से अब कोई भी अच्छे घर का व्यक्ति उससे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।